नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमएस कॉलेज मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल अरुण कुमार मिश्रा सर से हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर कि चंपारण के पूर्वी पश्चिमी चंपारण के युवाओं को, कॉलेज के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। देखिए, स्पष्ट मैसेज मैं यह देना चाहता हूँ कि शिक्षक के व्यक्तित्व का विस्तार होता है उसका छात्र। इसी को हमारी प्राचीन परंपरा में कहते हैं परकाया प्रवेश। शिक्षक अपने आप को उड़ेल देता है धीरे धीरे अपने शिष्य में, और उसके बाद शिष्य कुछ अपने गुणों को लेकर, कुछ गुरु द्वारा बताए गए गुणों को लेकर के वो शिक्षक का सवैया हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ लोक में एक मुहावरा है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, और रिफ्रेश हो जाता है वो। तो ये जो परंपरा की दाग बेल पड़ गई है कि लोग कॉलेज नहीं आते, साहचर्य में नहीं रहते अपने अध्यापकों के, इससे एक भीषण रिक्तता पैदा हो रही है शिक्षा जगत में। हम लोग जो बने तो अपने शिक्षकों के साथ रह करके स्कूल पीरियड से ही शिक्षक कैसे पहनते हैं, शिक्षक किस ढंग से बोलते हैं, शिक्षक किस ढंग की आचार संहिता का पालन करते हैं, वो धीरे धीरे अपने में अडॉप्ट करते करते, जैसे मधुमक्खी मधुसिंचन करती है और विभिन्न रंगों के फूलों से रस चूस करके वह एक मधु का निर्माण करती है, उसी तरह से हम लोग अपने विभिन्न शिक्षकों में जो अच्छे गुण थे उन गुणों को अपने भीतर समाहित करते चले गए, और आज एक आदर्श शिक्षक के रूप में दुनिया जानती है। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने शिक्षक के सानिध्य में जितना आप समय बिता सकें उतना आपके व्यक्तित्व में इजाफा होगा। जो हमारा प्राचीन गुरु और एक शिष्य का संबंध है, और अभी आधुनिक समय में गुरु और शिष्य के जो रिलेशन है वो देखने में, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस बताना चाहिएगा आज के बच्चों को। दोनों में बहुत अंतर हो गया है। पहले देखिए, कृष्ण जैसे 16 कलाओं से संपूर्ण ब्रह्म के अवतार जो हमारी संस्कृति में माने जाते हैं, वो ऋषि सांदीपनी के आश्रम में गए पढ़ने के लिए। वहाँ लकड़ी चुन चुन के लाते थे खाना बनाने के लिए। एक सिलोक्षवृत्ति शब्द है, टर्मोलॉजिकल शब्द है प्राचीन वांग्मय का। सिलोक्षवृत्ति का अर्थ होता है कि खेत में जब दांत वाले हंसुए से किसान जो है वो अपना गेहूं काटता है, उसके बाद उसमें रगड़ से जो दाने खेत में गिर जाते हैं, उन्हीं दानों को चुन करके शिष्य लाते थे आश्रम में। कृष्ण तक यह परंपरा थी, और उन दानों से पूरे आश्रम का पेट भरता था। जाहिर है कि पेट पूरा भरता नहीं था, तो पेट पूरा नहीं भरता था तो ग्रंथियां दिमाग की खुली रहती थीं, और तब कृष्ण जैसे शिष्य पैदा होते थे। लेकिन दुनिया बदल गई, पाश्चात्य सभ्यता का अतिक्रमण हमारे यहाँ होने लगा। तो पाश्चात्य सभ्यता के अतिक्रमण से एक कॉन्सेप्ट बना कि शिक्षक पेडेड है, वो पैसा लेता है और पढ़ाता है, उसका कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं है। और छात्र यह समझने लगे कि हम फीस देते हैं, हमारा अधिकार है। तो इस ढंग की बातें जो हमारी संस्कृति में फैलाई गई, जिससे डिवोशन गायब होता चला गया। शिक्षक के प्रति जो जुड़ाव, आरुणि के बारे में आपने सुना होगा कि गुरु के खेत की मेड़ टूट गई और गुरु के खेत का पानी दूसरे खेत में बह के फिर उनकी खेती बर्बाद हो जाती। आरुणि ने देखा और वो बिल्कुल मेड़ बन करके वह लेट गया। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी आशीर्वाद मिला आरुणि को। तो वैसी स्थिति में जो है सो शिष्य का नाम हुआ आरुणि। इसी तरह विश्वामित्र के आश्रम में राम और कृष्ण ने राम और लक्ष्मण ने ट्रेनिंग ली, वहाँ ताड़का का वध किया। तो ये एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ है जिसमें गुरु को पी जाता था शिष्य अपनी क्षमता के अनुसार, और यह व्यक्तित्वांतरण हो जाता था, एक व्यक्तित्व का अंतरण दूसरे में हो जाता था। तब हमारे यहाँ एक से एक दिग्गज लोग हुआ करते थे। ये जो प्रोफेशनल वाली बात आ गई, इसने गुरु शिष्य संबंधों को कहीं न कहीं से तोड़ने का काम किया है, और उससे विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि आए दिन शिक्षक छात्र असंतोष की बात, एक दुराव की बात। तो ये सब अच्छा नहीं है शिक्षा के लिए। पश्चिमी सभ्यता है, तो उससे बचने के लिए आज के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उसको क्या मतलब सलाह देना चाहिएगा। देखिए, ऐसा है कि
युग का चरण होता है, तो यह जो चरण है यह पाश्चात्य शिक्षा का समय है। लेकिन इसमें भी मेरा यही कहना है कि जब आप अपने शिक्षक के सानिध्य में रहेंगे और किताबों के बारे में, चूँकि मैं यह इंटरव्यू गांधी जी की कर्मभूमि पे दे रहा हूँ, गांधी जी ने कहा था कि पाठ्यक्रम जो है वह सेतु का काम करता है शिक्षक और छात्र के बीच, यानी वो तो बहाना है शिक्षक और छात्र के मिलन का। जीवन को पढ़ाना चाहिए शिक्षकों को, जीवन की संजीदगियों को पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। उस बहाने सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला शिक्षक महान नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम के बहाने मूल्य, आदर्श, नैतिकता इत्यादि जो अपने छात्रों में ढाल सके, वही आदर्श शिक्षक हमारे यहाँ कहलाता है। इस पे व्यंग करते हुए आज से 600-700 बरस पहले महात्मा कबीर ने कहा कि ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेल्या दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। यह भी कहा कि जाका गुरु हो आंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अगर गुरु अंधा हो, शिष्य भी अंधा हो, तो दोनों को कुएं में गिरना है। महाकवि तुलसीदास ने कहा कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। शोक का अर्थ हुआ अविद्या, छात्र तो अविद्या से ग्रस्त होकर के आता है, तो कहा हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु महा नरक म परई। और शिष्यों के लिए भी उन्होंने आचार संहिता लागू करते हुए कहा कि गुरु निंदा सुनहि जो काना, ताके पाप गोघात समाना। तो ये सब हमारे प्राचीन मूल्य हैं और इन मूल्यों पे जो चलेगा वो अच्छा शिष्य बनेगा और बाद में वह अच्छा गुरु बनेगा। इसलिए जो भारतीय मूल्य और परंपराएं हैं उसको लेकर के हमें चलना ही होगा, तभी एक नए भारत का उदय हो सकता है, उत्थान हो सकता है और शिक्षा में क्रांति आ सकती है। पाश्चात्य में भी सब चीज़ बुरी नहीं है, उन चीज़ों को ग्रहण कीजिए। शोध वगैरह का जो सिलसिला है पाश्चात्य जगत से आया, हमारे यहाँ एडॉप्ट हुआ, वो बहुत प्रमाणिक है, बहुत अच्छा है, उसको लीजिए और मध्यम मार्गी बनकर के पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों के सम्मिलन से ज्ञान का एक नया मार्ग प्रशस्त कीजिए। यही आज के दिन में मेरा संदेश। इन कोरोना महामारी से लगभग 1.5 साल से भी हम लोग गुजर चुके हैं और इसके बाद अब कॉलेज वगैरह और स्कूल वगैरह भी खुल चुका है। तो इस समय जब खुला है तो इस समय छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिए उससे बचाव के लिए? देखिए, कोरोना एक वैश्विक संकट है और पूरे विश्व को इसने अपने लपेटे में ले लिया है। क्यों लिया है, कैसे लिया है, यह चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की तीसरी वेव की खबरें आ रही हैं, तो मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसके साथ अगर पठन पाठन हो तो कोरोना के भय से बहुत हद तक चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। चंपारण में साहित्य के लिए आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है और पूरे चंपारण में आप प्रसिद्ध हैं। जो हिंदी साहित्य से क्या बच्चे इससे दूर भाग रहे हैं कि इससे और उनका लगाव बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, हिंदी साहित्य जो है उसमें रोजगार की असीम संभावना है। जितने बैंकिंग सेक्टर हैं सब में हिंदी अधिकारी की ज़रूरत है। इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय रेलवे में, उसके बाद जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके व्यापार की भाषा भी हिंदी है। इसलिए हिंदी के प्रति लोगों का रुझान है और अच्छी संख्या में हिंदी में बच्चे पढ़ने आते हैं और उनको रोज़गार भी मिलता है। हर कॉलेज में हिंदी में पोस्ट है, हर स्कूल में हिंदी टीचर की पोस्ट है। तो इतनी बड़ी रोज़गार की क्षमता दूसरे किसी अन्य विषय में नहीं है जितनी हिंदी में है। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदी लोगों को पढ़ना ही। हिंदी साहित्य में रुचि लाने के लिए बच्चों को, उसके लिए बच्चों को क्या करना होगा सर? रुचि के लिए उनको साहित्य पढ़ना होगा और ये सिर्फ कॉलेज लेवल पे नहीं, नीचे से जब वो साहित्य पढ़ कर के आएंगे वहाँ उनका ओरिएंटेशन होगा तो वो आगे साहित्य में अच्छा करेंगे। इसके लिए पारिवारिक संस्कार की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस परिवार में साहित्य का होता है, साहित्य जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ बच्चे भी, पिता के पढ़ने के बाद पुत्र भी उलट पलट के उस किताब को देखता है और उसी में ओरिएंट हो जाता है। तो पारिवारिक संस्कार की भी ज़रूरत है
और शिक्षकों द्वारा बताए जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है और मातृभाषा की जानकारी तो आप किसी भी सेक्टर में हो सबके लिए अपेक्षित है। आप हिंदी साहित्य में बहुत ही फेमस है और आपकी कविताएं और आपकी गीत सुनने के लिए सभी कोई बेचैन रहते हैं। तो अभी एक दर्शक को देखिए, हम कवि नहीं हैं, कविता नहीं लिखते हैं, लेकिन जो दूसरों की अच्छी कविताएं हैं उसको हम अवश्य कोट करते हैं और कोट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक कविता की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग दिनकर को पढ़ें, लोग गोपाल सिंह नेपाली को कहें। वो नेपाली जिन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही नेपाली ने कि मेरा धन है स्वाधीन कलम, हर दिल पे झुकती चली मगर आंसुओं वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। जिसने तलवार शिवा को दी, वाणी उधार दिवा को दी, रे उसी जगत के विधाता ने दे दी मुझको स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो इस तरह उनको अपनी कलम की ईमानदारी पे नाज था, कलम को कभी उन्होंने बिकने नहीं दिया और बहुत ही दमदार गीतकार के रूप में फिल्मी दुनिया में भी वो रहे और इधर भी लोकमानस में भी रहे। इसी तरह दिनकर जो कहते हैं कि खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, ये सब प्रेरित करने वाली कविताएं हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आज जातिवाद से पूरा समाज ग्रस्त है। दिनकर कहते हैं कि जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, एक बार उस महावीर ने कुपित सूर्य को देखा, जाति जाति रटते पूंजी केवल जिनकी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो यह सब जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें खुद संस्कार विकसित होगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है इसमें। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। या जब वे कहते हैं कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो कितनी बड़ी इथिक्स की बात करते हैं। तो ये सब कविताएं जो हैं युवाओं को प्रेरित करने वाली हैं, युवाओं का रिफॉर्मेशन करने वाली हैं। तो इन कविताओं को पढ़ाया जाना चाहिए और उससे संस्कार विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जनमत जागरण को इतना बहुमूल्य अपने समय में से निकाल कर दिया, क्योंकि आज दो एग्ज़ाम आज कंडक्ट आप करने वाले हैं। तो इतना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनमत जागरण को भी बहुत बहुत धन्यवाद।